हेलो नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम लोग एक ऐसा टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि सभी क्लासेस में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है सेल अर्थात कोशिका। ये जो कोशिका है, यहाँ से सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर आते हैं और इस टॉपिक को हम बेसिक से लेके एडवांस तक जितने भी फैक्ट आते हैं इसके अंतर्गत, जितनी भी थ्योरी आती है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जो सब कुछ टॉपिक सीक्वेंस में हम लोग कवर करने वाले हैं। बिल्कुल सिस्टमैटिक मैं आप लोगों के लिए नोट्स लेकर आई हूँ। हर एक चीज को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताऊंगी, बशर्ते आप लोगों को अपने कान को और अपने दिमाग को खोलकर बैठना है और जितनी भी देर में आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी शांति से सुनते जाना है। बाकी गारंटेड ये सारा टॉपिक आप लोगों को एक ही बार में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये मैं आपको जो है वो गारंटी से कहती हूँ, ठीक है। और ये आप नोट्स भी देख लीजिए, बिल्कुल सिस्टमैटिक नोट्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, एक भी चीज मैंने आपको नहीं छोड़ी है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और देख लेते हैं अपनी ये जो सेल है यानी कोशिका है, इसके अंतर्गत क्या क्या आपको जो है वो जानना है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिल्कुल बेसिक से हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये जो कोशिका है, कोशिका संरचना एवं इसका कार्य आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दिया गया है, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। तो सेल जो टॉपिक है, इस टॉपिक के नाम से एनसीईआरटी के अंतर्गत दिया हुआ है। यदि काफी सारे स्टूडेंट को नहीं पता है तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सबसे पहली बात यदि हम करें तो सेल की उत्पत्ति यानी कोशिका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो कोशिका की उत्पत्ति हुई है सेल्यूला से। और सेल्यूला का मतलब यानी सेल्यूला का अर्थ होता है एक छोटा कमरा। याद रखना, ये पूछ लिया जाता है आप लोगों के एग्जाम्स में, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये जो कोशिका है, ये कोशिका आखिरकार होती क्या है। तो मनुष्य हो या हम सभी लोग हों, हमारा जो शरीर होता है ये काफी सारी सेल्स से मिलकर बना होता है। यानी हमारी बॉडी की आधारभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारा जो शरीर है वो हजारों की मात्रा में, लाखों की मात्रा में सेल्स से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसको आधारभूत इकाई के नाम से भी जाना जाता है। किसको? कोशिका को, ठीक है। तो कहा गया है कि ये जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्यों कहा है इसको? क्योंकि जो सेल होती है, सेल से मिलकर हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। जब सेल अच्छे से फंक्शन, सेल अच्छे से कार्य करती है, तभी हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर ढंग से जो है वो वर्क करती है, ठीक है। तो इसी वजह से सेल को क्या कहा गया है, कोशिका को कहा गया है जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। जो सेल्स होती हैं, काफी सारी सेल्स से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, बहुत सारे ऊतकों से मिलकर ऑर्गन बनते हैं यानी अंग बनते हैं, और बहुत सारे अंगों से मिलकर अंग तंत्र बनता है यानी ऑर्गन सिस्टम बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर हमारी जो बॉडी है, एक जो जीव है, एक जो ऑर्गेनिज्म है वो बनता है, ठीक है। तो कहा गया है इसीलिए जो सेल होती है, सेल सबसे बेसिक इकाई होती है, सबसे आधारभूत इकाई होती है किसी ऑर्गेनिज्म की या किसी जीव की, ठीक है। और इस टाइप से जो ऑर्गन सिस्टम है ना, हमारी पूरी बॉडी में कितने ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं? 8 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। हमारी जो बॉडी है 8 प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बनी होती है, यानी कोई भी जो जीव होता है इसकी जो बॉडी है वो 8 प्रकार के अंग तंत्रों से मिलकर बनी होती है। अब बात आती है अंग तंत्र क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं। तो जैसा कि हमारे पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। इस तरह से 8 अंग तंत्र हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, जिनसे मिलकर हमारी बॉडी बनती है या कोई भी जो जीव है वो बनता है, ठीक है। तो ये लाइन आप लोगों को क्लियर हुई। कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है। थोड़ा सा जान लीजिए कोशिका के बारे में। कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है साइटोलॉजी, ठीक है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी।
इसके बाद कहा गया है कोशिका की खोज, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और इन रॉबर्ट हुक के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, कोशिका की खोज की थी, और कौन सी कोशिका की खोज की थी, तो मृत कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, और यदि हम बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। इनको भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्ट पूछा जाता है एग्जाम्स में, जो कि है आधुनिक साइटोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है, तो स्वानसन नामक साइंटिस्ट हैं, इनको हम आधुनिक साइटोलॉजी का जनक कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं रॉबर्ट हुक के बारे में। रॉबर्ट हुक ने जो हमारी मृत कोशिका है इसकी खोज की थी, और मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किस में की थी, तो जो पौधा होता है पौधे की कॉर्क सेल में कोशिका भित्ति को देखा था, और वहां से रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। कब की थी, तो 1665 में, अर्थात 1665 में रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी। इसी वजह से रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी अर्थात साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। जो रॉबर्ट हुक हैं इनकी एक फेमस बुक है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया, एग्जाम्स में पूछ ली जाती है, और इस माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक में जो रॉबर्ट हुक हैं इन्होंने कोशिका का अध्ययन से संबंधित बातें करी थी। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक से संबंधित बातें आप लोगों को पता हो गई। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, तो रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका की खोज की थी, जो कि इन्होंने पौधे की कॉर्क सेल में कोशिका भित्ति को देखा था, और वहां से इन्होंने क्या किया था, मृत कोशिका की खोज की थी। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं ल्यूवेनहॉक, या एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के नाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी, 1674 में की थी। 1674 में जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। इसके अलावा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने और क्या किया था, तो इन्होंने सबसे पहले जीवाणु कोशिका की भी खोज की थी, और जीवाणु कोशिका की खोज करने की वजह से इनको हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। किसको, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को। इसके अलावा माइक्रोस्कोप की भी खोज की थी, तो इसीलिए इन्हें माइक्रोस्कोप का फादर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़े से फैक्ट याद रखिएगा, पूछ लिए जाते हैं। कोशिका जो है ना हमारा सेल जो टॉपिक है, यहाँ से ये सारे फैक्ट पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में बिठा के रखिएगा, इसीलिए मैंने आपको बताया। इसके अलावा सेल से रिलेटेड कौन सी बड़ी सेल होती है, कौन सी छोटी सेल होती है, वो सारे फैक्ट भी मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ। ठीक है, उनको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं सेल थ्योरी अर्थात कोशिका सिद्धांत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता है कि जो सेल थ्योरी है ये किसने दी थी भाई साहब, तो सेल थ्योरी दी थी स्लाइडन और स्वान नामक जो साइंटिस्ट हैं, इसको स्वान करना। ठीक है, स्लाइडन और स्वान नामक जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने जो है वो सेल थ्योरी दी थी। कब दी थी, तो 1838 से 1839 के दौरान दी थी। ठीक है, जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन का पूरा नाम है मैथियस स्लाइडेन। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में 1838 में बताया था, और जो स्वान है इनका पूरा नाम है थियोडोर स्वान। इन्होंने कोशिका सिद्धांत के बारे में 1839 में बताया था। तो इसीलिए कहा जाता है सेल थ्योरी की खोज 1838 से 1839 के बीच हुई थी, और स्लाइडन और स्वान ने की थी। ठीक है, ये जो दोनों साइंटिस्ट हैं इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये स्वान लिखा है, ठीक है, स्वान, इसको सही कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसके बाद अब ये जो स्लाइडेन और स्वान है इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, आप लोगों को पूछा जाता है। क्योंकि जो स्लाइडेन है, स्लाइडेन जो साइंटिस्ट हैं ये एक बॉटनिस्ट हैं। बॉटनिस्ट अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक हैं। कौन, स्लाइडेन। कहाँ के हैं, तो जर्मन के रहने वाले हैं। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया था। चूंकि ये बॉटनिस्ट हैं इसीलिए इन्होंने पादप कोशिका का
अध्ययन किया था। ठीक है, वनस्पति शास्त्री हैं तो पादप कोशिका का अध्ययन किसने किया था? स्लाइडेन ने किया था। स्वान जो हैं वो जूलॉजिस्ट हैं अर्थात जंतु वैज्ञानिक हैं, ब्रिटिश के रहने वाले हैं। इन्होंने जंतु कोशिका का अध्ययन किया था। किसने किया था जंतु कोशिका का अध्ययन? तो स्वान ने किया था। पादप कोशिका का अध्ययन किसने किया था? तो स्लाइडेन ने किया था। याद रखिएगा, जो स्लाइडेन है वो बॉटनिस्ट हैं, जो स्वान है वो जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा एक नोट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो स्वान है ये भले ही जियोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने लेकिन एक अच्छा काम किया था। इन्होंने क्या किया था? स्वान ने बताया था कि जो कोशिका भित्ति होती है वो पादप कोशिकाओं का एक विशिष्ट लक्षण होता है। देखो, स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट हैं, जंतु जो है वो वैज्ञानिक है अर्थात जूलॉजिस्ट हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। कहा था कि जो पादप कोशिका होती है, प्लांट सेल जो होती है, इनमें कोशिका भित्ति स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, विशिष्ट लक्षण होता है, और यह सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में अर्थात पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, ऐसा स्वान ने बताया था। ठीक है, माना कि ये जूलॉजिस्ट हैं बट इन्होंने पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाता है और काफ़ी सारे स्टूडेंट स्लाइडेन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं? क्योंकि स्लाइडेन बॉटनिस्ट हैं, तो इस हिसाब से पादप कोशिका को देखते हुए वो जो है वो स्लाइडेन लगा देते हैं। बट आप लोगों को याद रखना है, स्वान ने क्या किया था? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति स्पेसिफिक कैरेक्टर बताया था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि नोट करके लिख लीजिएगा, इस पॉइंट को पूछा जाता है ये आपके एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो कोशिका सिद्धांत है इसमें कहा क्या गया था। तो कोशिका सिद्धांत में कहा गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर होती है। जब आप एनसीईआरटी खोलोगे ना तो उसमें देखना एज इट इज छपी हुई लाइन आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो इसको रट्टा मार लेना। कोशिका सिद्धांत के अंतर्गत क्या कहा गया था? कहा गया था कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर होती है। ठीक है, तो ये है आपका जो सेल थ्योरी, जो सेल सिद्धांत है, इसके बारे में डिटेल जो कि आपको जान लेना है, जो कि आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसके बाद जो हमारी सेल थ्योरी है इसमें हुआ था मॉडिफिकेशन। ठीक है, सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन हुआ था और मॉडिफिकेशन के अंतर्गत क्या हुआ था वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो पहले इसके नाम जान लीजिए। मॉडिफिकेशन सेल थ्योरी को कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी थ्योरी को सेल डॉक्टरेट थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसी थ्योरी को सेल लीनिएज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसके अलग अलग नाम है। कोशिका सिद्धांत में रूपांतरण हुआ था, मॉडिफिकेशन हुआ था, इसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो किसने किया था कोशिका सिद्धांत में मॉडिफिकेशन? तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया था? जो कोशिका सिद्धांत है इसमें मॉडिफिकेशन किया था और अपना एक कथन लेकर आए थे। इस कथन को इन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, अर्थात इसका मतलब होता है कि जो पुरानी कोशिकाएं होती हैं उनमें विभाजन के स्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं। यानी कि जो पुरानी सेल्स होती हैं, इन पुरानी सेल्स में डिवीज़न होता है, विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा रुडोल्फ विर्चो ने कहा था और ऐसा कहकर उन्होंने कोशिका सिद्धांत में मॉडिफिकेशन किया था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने अपनी एक नई थ्योरी दी थी जिसका नाम उन्होंने सेल डॉक्टरेट थ्योरी या सेल लीनिएज थ्योरी या मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी कहा था। क्या कहा था? कि पुरानी कोशिकाओं में विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप नई कोशिकाएं बनती हैं। मान लो ये है कोई एक पुरानी कोशिका, इस पुरानी कोशिका में जब विभाजन होगा तो इस विभाजन के दौरान ये जो दो न्यू कोशिकाएं आपको दिख रही हैं, एक पुरानी कोशिका से दो नई कोशिकाएं बनती हैं। ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था रुडोल्फ विर्चो ने, जब इनमें विभाजन होता है तो।
ठीक है। और अपना एक कथन लेकर आए थे, इस कथन का नाम है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, ये एक कथन लेकर आए थे। ठीक है। इसके अलावा रुडोल्फ विर्चो ने और क्या कहा था, तो रुडोल्फ विर्चो ने कहा था सबसे पहले कोशिका विभाजन के बारे में इन्होंने बताया था। किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो ने बताया था। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि जो कोशिका होती है, एक कोशिका से केवल और केवल 2 ही कोशिकाएं बनती हैं। ऐसा भी रुडोल्फ विर्चो ने ही कहा था कि एक जो कोशिका होती है, इसमें जब विभाजन होता है तो केवल 2 ही कोशिकाएं बनती हैं। ऐसा रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। सबसे पहले इन्होंने कोशिका विभाजन के बारे में बताया था। ठीक है। तो ये इन्होंने क्या किया था, जो हमारी सेल थ्योरी आई थी सबसे पहले, उसमें मॉडिफिकेशन किया था और अपनी बातें सामने रखी थी। ठीक है। तो ये हो गई आपकी मॉडिफिकेशन ऑफ सेल थ्योरी, जिसको सेल डॉक्टरेट थ्योरी या सेल लीनिएज थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कोशिका सिद्धांत के अपवाद, यानी एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी। क्या हुआ था कि कुछ जीव ऐसे थे जो कोशिका की संरचना तक भी नहीं पहुंच पाए थे, तो उनको हमने एक्सेप्शन के अंतर्गत रख दिया था, अपवाद के अंतर्गत रख दिया था। ठीक है। तो वो कौन कौन से जीव हैं जो कोशिका की संरचना तक नहीं पहुंच पाए थे? उनमें आते हैं सबसे पहले वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन। इन तीनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ऐसे जीव जो कोशिका की संरचना तक नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, उनको हमने अपवाद के अंतर्गत रख दिया था, एक्सेप्शंस के अंतर्गत रख दिया था। ठीक है। सबसे पहले आते हैं वायरस। वायरस जो होते हैं, इनके अंतर्गत अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए मौजूद होता है। इसके अलावा इनमें प्रोटीन अर्थात प्रोटीन की परत भी पाई जाती है। याद रखना, पूछ लिया जाता है ये टर्म। ठीक है। वायरस में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए आरएनए पाया जाता है और प्रोटीन भी मौजूद होता है। ठीक है। इसके बाद आते हैं वायरॉइड्स। ये जो वायरॉइड्स होते हैं, इनमें अनुवांशिक पदार्थ या न्यूक्लिक एसिड भी कहते हैं हम अनुवांशिक पदार्थ को, डीएनए और आरएनए उपस्थित होता है, लेकिन प्रोटीन इनमें नहीं पाया जाता है। किसमें? जो वायरॉइड्स होते हैं, इनमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए तो होता है, लेकिन प्रोटीन इनमें नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो प्रियॉन्स होते हैं, प्रियॉन्स में न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता है, अर्थात अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए नहीं पाया जाता है, लेकिन इनमें प्रोटीन उपस्थित होता है और इसी प्रोटीन की वजह से ये अपना रेप्लिकेशन करते हैं और अपनी जो संख्या है इसको बढ़ाते हैं। कौन? प्रियॉन्स। हालांकि इनमें डीएनए आरएनए अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन प्रोटीन तो होता है ना, तो इसी प्रोटीन से वो रेप्लिकेशन करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। ठीक है। तो ये जो 3 चीजें हैं, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन, इन तीनों को याद रख लेना है। ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं जो कि कोशिका की संरचना तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है। तो इनको आपको क्या रखना है, याद रखना है। तीनों के तीनों में क्या पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता है, अच्छे से देख लेना। जो वायरस होते हैं, इसमें डीएनए आरएनए अनुवांशिक पदार्थ और प्रोटीन दोनों पाए जाते हैं। जो वायरॉइड्स होते हैं, इसमें अनुवांशिक पदार्थ तो होता है, लेकिन प्रोटीन नहीं होता। जो प्रियॉन्स होते हैं, इनमें प्रोटीन तो होता है, लेकिन अनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है। और ये क्या है? ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद हैं। ठीक है। तो 3 चीजें आपको समझ में आ गई, कोशिका सिद्धांत के अपवाद, कोशिका सिद्धांत और कोशिका सिद्धांत में मॉडिफिकेशन, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम देख लेते हैं कोशिका के प्रकार। तो जैसा कि आप लोग 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि कोशिका जो है वो 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो बिल्कुल सही पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। कोशिका 2 प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम इनको डिटेल में समझ लेते हैं भाई साहब कि प्रोकैरियोटिक क्या होती है और यूकैरियोटिक क्या होती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं
प्रोकैरियोटिक कोशिका, देन हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो प्रो का मतलब होता है वो होता है अविकसित और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक। अर्थात जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें जो केंद्रक होता है वो अनुपस्थित होता है या अविकसित होता है, या हम यूं कहें कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, तो केंद्रक किस में नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता। इसको आप कैसे याद रखेंगे? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो यानी पुरानी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे, प्रो यानी पुरानी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका मतलब मैंने आपको बताया, प्रो यानी होता है अविकसित और कैरियन मतलब होता है केंद्रक, यानी अविकसित केंद्रक होता है या फिर यूं कहें कि केंद्रक अनुपस्थित होता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कैरेक्टर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले तो आप देखो कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है या सुविकसित केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ये किस किस में पाई जाती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका मोनेरा जगत के अंतर्गत, किंगडम मोनेरा के अंतर्गत आने वाले सभी जो जीवाणु हैं, जो साइनोबैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, इन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अर्थात मोनेरा जगत के आने वाले सभी जो कैरेक्टर्स हैं इनमें क्या पाई जाती है? इनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जैसे कि जीवाणु हो गए, जितने भी जीवाणु हैं उन सभी जीवाणुओं में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाएगी। जो साइनोबैक्टीरिया हो गए या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी हो गए जिसको हम नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं, या फिर जो माइकोप्लाज्मा हो गई, इनमें क्या होता है? इनमें जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। जो माइकोप्लाज्मा है ये भित्ति रहित जीवाणु होता है। ठीक है, भित्ति रहित जीवाणु होता है कौन? माइकोप्लाज्मा। तो जितने भी जीवाणु हैं इन सभी में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अर्थात मोनेरा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी प्राणियों में जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं होता है लेकिन आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। ठीक है, जब मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें केंद्रक तो नहीं पाया जाता लेकिन आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए आरएनए जो होता है आनुवांशिक पदार्थ, ये जो है वो मौजूद होता है। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है इसमें द्विकुंडलित नेक्ड डीएनए मौजूद होता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो है डीएनए, और डीएनए जो है वो द्विकुंडलित होता है, और द्विकुंडलित के अलावा ये नेक्ड होता है, नग्न होता है। ठीक है, और जो डीएनए है वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, इसी वजह से इसको न्यूक्लियोइड के नाम से भी जाना जाता है। किसको? डीएनए को। ठीक है, इसके अलावा कहा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसी वजह से इनका जो डीएनए होता है वो एकल वृत्ताकार होता है। डीएनए तो द्विकुंडलित होता है लेकिन एकल वृत्ताकार होता है, और एकल वृत्ताकार किस लिए होता है? क्यों? क्योंकि इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है या हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है, इस वजह से इनका डीएनए एकल वृत्ताकार होता है। ठीक है, कहा गया है नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, ये सभी क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। यानी ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती हैं। तो शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात पुरानी कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। अब जब केंद्रक नहीं होता है तो केंद्रक झिल्ली भी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि केंद्रक के ऊपर ही तो पाई जाती है केंद्रक झिल्ली।
तो केंद्रक नहीं है, तो केंद्रक की झिल्ली कहाँ से आई, तो केंद्रक की झिल्ली भी नहीं होती है। और केंद्रिका, ये जो केंद्रिका है भाई साहब, ये भी केंद्रक के अंदर मौजूद होती है। तो इस वजह से जब केंद्रक ही नहीं है तो केंद्रिका कहाँ से आई, तो इस वजह से ना तो केंद्रक होता, ना केंद्रक झिल्ली होती और ना ही केंद्रिका होती, किसमें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो अब बात आती है कि इनमें आखिरकार होता क्या है। जब ये केंद्रक, केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली नहीं होती तो इनमें होता क्या है, तो इनमें जितने भी झिल्ली रहित ऑर्गेनल्स हैं, जितने भी झिल्ली रहित ऑर्गेनल्स का मतलब ऐसे ऑर्गेनल्स जिनमें झिल्लियां नहीं पाई जाती हैं, ऐसे सभी ऑर्गेनल्स जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि राइबोसोम है, प्लाज्मिड है, अंतःविष्ट पिंड है, कोशिकीय आवरण है, सीलिया है, फ्लैजिला है, ये सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और इन सारे ऑर्गेनल्स में झिल्ली नहीं पाई जाती है, किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन इनके ऊपर नहीं पाई जाती है। और मेम्ब्रेन लेस जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होते हैं। ठीक है, डायग्राम बता रही हूँ मैं आपको, उसमें भी एक एक चीज क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जिनमें झिल्ली नहीं पाई जाती है, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, वे सारे ऑर्गेनल्स हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली युक्त ऑर्गेनल्स या झिल्ली युक्त कोशिकांग, ये सभी कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, अर्थात अनुपस्थित होते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो गया, रिक्तिका हो गई, लाइसोसोम हो गई, इन सभी में झिल्लियां पाई जाती है। इन सभी ऑर्गेनल्स के ऊपर कहीं ना कहीं लेयर्स मौजूद होती हैं, झिल्लियां मौजूद होती हैं। इसी वजह से ये सारे ऑर्गेनल्स जो है वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्ली रहित कोशिकांग मौजूद होते हैं, अर्थात ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, वे सारे कोशिकांग हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे कि ये सभी हो गए। ठीक है, तो क्लियर हुए ये सारे फैक्ट आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसका डायग्राम में सुंदर सा बनाकर लेके आई हूँ, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ और समझा देती हूँ। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका, और इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जितने भी ऑर्गेनल्स मौजूद हैं, जितने भी कोशिकांग मौजूद हैं, उन सब के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, यानी झिल्ली रहित कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं, चाहे फिर वो कुछ भी क्यों ना हो। कुछ भी का मतलब प्लाज्मिड हो गया, राइबोसोम हो गया, फ्लैजिला हो गया, कोशिका झिल्ली हो गई, मीजोजोम्स हो गए, क्रोमेटोफोर हो गए, अंतःविष्ट पिंड हो गए, ये सारे जितने भी कोशिकांगे इन सभी में झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब मैं आपको समझा देती हूँ इस जो है वो डायग्राम को। ये बाहर की तरफ आप जो लेयर देख रहे हो, इस बाहर की तरफ जो लेयर है इसका नाम है बाहरी परत, जो कि ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। ठीक है, ये सारे जितने भी ऑर्गेनल्स है ना, इन सभी को एक एक करके भी एक्सप्लेन करूंगी मैं। ठीक है, बाहरी जो आप परत देख रहे हो ये आपकी ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो आप परत देख रहे हो इस परत का नाम क्या है, तो इस परत का नाम है सेल वॉल, अर्थात कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके बाद ये जो आप इसके अंदर की परत देख रहे हो, इसके अंदर की परत को कहते हैं कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली में ये दो आपको उठी हुई संरचनाएं दिख रही है ना, ये उठी हुई संरचनाओं का नाम है मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर। ऊपर वाली है मीजोजोम्स और नीचे वाली है क्रोमेटोफोर। ठीक है, तो बाहर की जो झिल्ली है इसको कहते हैं बाहरी झिल्ली। इसके बाद जो सेकंड नंबर की है इसको कहते हैं कोशिका भित्ति, अर्थात सेल वॉल। इसके बाद जो सबसे अंदर आप लोगों को दिख रही है ये है कोशिका झिल्ली, इसके अंतर्गत मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर, ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद हैं जिनको कहते हैं मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर, ये मौजूद होते हैं। ठीक है, इसके बाद अब ये जो आप लोगों को दिख रहा है अंदर की तरफ, इसको कहते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, ये है डीएनए हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका का।
शुरुआत में मैंने आपको एक लाइन लिखवाई थी जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें केंद्रक नहीं होता है लेकिन अनुवांशिक पदार्थ मौजूद होता है। तो ये रहा आपका डीएनए जो कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, द्विकुंडलित डीएनए है। ठीक है, इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आरएनए। ठीक है, ये जो आप लोगों को दिख रही है ये है अंतःविष्ट पिंड। ठीक है, अंतःविष्ट पिंड है ये आप लोगों के। इसके बाद ये जो साइड में आपको दिख रहे हैं ये है प्लाज्मिड। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपको दिख रहे हैं ये है राइबोसोम और 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में। जैसा कि आप सभी जानते हैं 70S और 80S दो प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, जिसमें 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में। ठीक है, इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं ना, इस टाइप की जो संरचनाएं आपको बाहर की तरफ निकली हुई दिखाई दे रही हैं, इनको हम कहते हैं पिलाए। ठीक है, और ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको कहते हैं फ्लैजिला। क्या कहते हैं? फ्लैजिला। ठीक है, तो चलिए अब हम ये जो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इन सारे ऑर्गेनल्स को एक एक करके पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि भाई साहब आखिरकार ये होती क्या है, इनके क्या क्या काम होते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं हम बाहर की परत जो कि है सबसे बाहरी परत यहाँ से, फिर सबसे बाहर के बाद सेकंड नंबर की परत हम देखेंगे कोशिका भित्ति, फिर हम देखेंगे इसके अंदर वाली परत कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे बाहरी परत ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, अर्थात ग्लाइकोकैलिक्स अर्थात ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है सबसे बाहरी परत। सबसे बाहरी परत जो होती है ये एक तो ढीली होती है और एक कठोर होती है, अर्थात दो टाइप की होती है। जो कठोर होती है इसको कैप्सूल कहते हैं और जो ढीली होती है इसको स्लाइम लेयर कहते हैं। ठीक है, जो कठोर परत होती है बाहर की उसको कैप्सूल कहते हैं और जो बाहर की ढीली परत होती है उसको स्लाइम लेयर कहते हैं। तो ये दो प्रकार की होती हैं बाहरी परत, कठोर और ढीली। कठोर वाली को कैप्सूल और ढीली वाली को स्लाइम लेयर कहते हैं। बाहर की परत ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है, अर्थात ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताई, ये जो सबसे बाहर की परत है ये। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं ये सेकंड नंबर वाली जो कि है कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति के अंतर्गत कहा गया है यह भी कठोर होती है लेकिन ये पेप्टिडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति ये भी कठोर होती है लेकिन ये पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरिन की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद ये भी हो गई हम लोगों की क्या, ये सेकंड नंबर वाली। अब हम देख लेते हैं ये वाली जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, और इस कोशिका झिल्ली में मीजोसोम्स और क्रोमेटोफोर्स आते हैं। ये है मीजोसोम्स और ये है क्रोमेटोफोर्स। ठीक है, तो अब हम देख रहे हैं क्या, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है कोशिका झिल्ली है इसको। तो सबसे पहली बात ये वसा एवं प्रोटीन की बनी होती है, अर्थात ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा इसके अंतर्गत दो टाइप की संरचनाएं आती हैं। सबसे पहला है मीजोसोम्स और दूसरा है क्रोमेटोफोर्स। इनको अलग अलग देख लेते हैं कि मीजोसोम्स क्या होते हैं और क्रोमेटोफोर्स क्या होते हैं। तो भाई साहब ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, तो ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। मीजोसोम्स कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। ये जो मीजोसोम्स हैं ये कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं। ये है कोशिका भित्ति और इस कोशिका भित्ति के निर्माण में सहायक होते हैं ये मीजोसोम्स। क्लियर हुआ आप लोगों को? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है मीजोसोम्स कोशिका विभाजन में भी हेल्पफुल होते हैं। और कोशिका विभाजन में भी कौन सा कोशिका विभाजन, तो आसूत्री कोशिका विभाजन अर्थात आमाइटोसिस और बाइनरी फिजन अर्थात द्विविखंडन में भी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार कोशिका विभाजन में भी सहायक होते हैं कौन, मीजोसोम्स। इसके अलावा मीजोसोम्स क्या करते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन में भी सहायक होते हैं कौन, मीजोसोम्स। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो मीजोसोम्स होते हैं ये श्वसन में हेल्प करते हैं।
श्वसन में सहायक होते हैं और ऊर्जा का निर्माण करते हैं। चूंकि श्वसन में सहायक होते हैं इस वजह से ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसीलिए मीजोजोम्स को प्रोकैरियोटिक कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ये जो फैक्ट है ना, ध्यान से सुनना इस बात को, जो मीजोजोम्स होते हैं ना, मीजोजोम्स प्रोकैरियोटिक कोशिका में श्वसन में हेल्पफुल होते हैं और श्वसन में हेल्पफुल होने की वजह से ये क्या करते हैं, ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसी वजह से मीजोजोम्स को प्रोकैरियोटिक कोशिका का माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। तो याद रखना इस पॉइंट को, बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देख लिया मीजोजोम्स। अब हम देख रहे हैं क्रोमेटोफोर। तो सबसे पहली बात, ये जो क्रोमेटोफोर है ये एक वर्णक होता है, एक पिगमेंट होता है। इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण अर्थात भोजन निर्माण में सहायता करते हैं। सभी में नहीं करते, पहली बात तो ये केवल और केवल कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण या भोजन का निर्माण करते हैं। माइंड में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कौन कौन सी होती हैं, बता दो जरा। तो कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका जैसे कि आपकी ब्लू ग्रीन एल्गी हो गई, नील हरित शैवाल हो गई, या फिर साइनोबैक्टीरिया हो गए। तो इस टाइप से कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषण के थ्रू भोजन का निर्माण में हेल्प करते हैं। कौन, क्रोमेटोफोर्स। और क्रोमेटोफोर्स एक पिगमेंट होते हैं, वर्णक होते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर, जो कि आते हैं हमारी कोशिका झिल्ली के अंतर्गत। ठीक है, तो ये हम लोगों ने क्या देखी, सबसे पहली बाहरी परत देख ली हमने, फिर बाहरी परत के बाद ये हमने कोशिका भित्ति देख ली, इसके बाद ये हमने कोशिका झिल्ली देख ली, और कोशिका झिल्ली के अंतर्गत हमने मीजोजोम्स देख लिए और क्रोमेटोफोर देख लिए। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके अंदर जो मौजूद ऑर्गेनल्स हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या करते हैं, तो सबसे पहली बात, प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70 प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। राइबोसोम्स प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इस वजह से राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, राइबोसोम्स जब mRNA से मिलते हैं तो राइबोसोम्स को पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीजोम्स के नाम से जाना जाता है। जब राइबोसोम्स किससे मिलते हैं, तो mRNA से मिलते हैं जब राइबोसोम्स, तो इनको हम कहते हैं पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स कहते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स की 2 यूनिट होती हैं, 70S हो या 80S हो, दोनों ही प्रकार के राइबोसोम्स की 2-2 यूनिट होती हैं। तो जो हमारे 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं इनकी 2 यूनिट, एक तो है 30S और दूसरी है 50S। ये 2 सब यूनिट्स होती हैं 70S प्रकार के राइबोसोम्स की। एस का मतलब क्या होता है, तो एस का मतलब होता है स्वेट वर्ग यूनिट, जिसको हिंदी में कहा जाता है अवसादन गुणांक। ठीक है, तो 70S प्रकार के जो राइबोसोम्स होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बनते हैं, एक तो 30S और दूसरी 50S। इनको जोड़ना मत, ठीक है, इनको जोड़ना नहीं पड़ता, जस्ट आप नॉलेज के लिए याद रखना कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं वो 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। पहली सब यूनिट है 30S और दूसरी सब यूनिट है 50S, और S का मतलब होता है स्वेट वर्ग यूनिट। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये मैंने आपको बताए राइबोसोम्स, और इसके डायग्राम में भी दिखा देती हूँ राइबोसोम्स। ये रहे राइबोसोम्स जो कि 70S प्रकार के थे। इसके बाद अब हम देख लेते हैं ये प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसे क्या काम करते हैं, प्लाज्मिड को अब हम लोग देख लेते हैं। तो ये रहे प्लाज्मिड। कहा गया है कि जो प्लाज्मिड होते हैं ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। अर्थात एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए का मतलब होता है कि ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होते हैं, यानी गुणसूत्र के जैसे ही दिखने वाले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं। कौन? प्लाज्मिड। इनको क्लोनिंग वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्लाज्मिड को। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि क्लोनिंग वेक्टर किसको कहा जाता है, तो प्लाज्मिड को कहा जाता है। ठीक है, इसमें डीएस अर्थात डबल स्टैंडर्ड डीएनए तथा वृत्ताकार होता है। इनका जो डीएनए होता है प्लाज्मिड का
वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है और सर्कुलर अर्थात वृत्ताकार होता है। ठीक है, जो प्लाज्मिड होते हैं ना, ये प्लाज्मिड एंटीबायोटिक दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधकता दर्शाते हैं। इस वजह से प्लाज्मिड को आर प्लाज्मिड के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानते हैं आर प्लाज्मिड के नाम से? क्योंकि ये जो प्लाज्मिड होते हैं ये एंटीबायोटिक दवाइयों के खिलाफ प्रतिरोधकता अर्थात रेजिस्टेंस दर्शाते हैं। इस वजह से इनको आर प्लाज्मिड के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो ये हुई प्लाज्मिड के बारे में सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप लोगों को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं अंतःविष्ट पिंड। अंतःविष्ट पिंड को हम इंक्लूजन या इंक्लूजन बॉडीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, अंतःविष्ट पिंड भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ डायग्राम में। तो ये जो आप लोगों को शो हो रहे हैं इनका नाम है अंतःविष्ट पिंड, या इनको हम जो है वो इंक्लूजन बॉडीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जितने भी ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं उन सब के ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल्स जो है वो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत मौजूद होते हैं। तो ये जो हमारा अंतःविष्ट पिंड है, अंतःविष्ट पिंड में भी झिल्ली नहीं पाई जाती है, अर्थात झिल्ली रहित होते हैं और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है? तो इनका काम होता है भोजन को संरक्षित रूप से स्टोर करके रखना। और स्टोर कैसे करते हैं? तो ग्लाइकोजन कण के रूप में, फॉस्फेट कण के रूप में और इसके अलावा साइनोफाइसिन कण के रूप में भी ये जो हमारी इंक्लूजन बॉडीज हैं ये भोजन को स्टोर करके या संरक्षित करके रखती हैं। किसके रूप में रखती हैं? तो फॉस्फेट कण के रूप में, ग्लाइकोजन कण के रूप में और साइनोफाइसिन कण के रूप में ये भोजन को संरक्षित करके रखती हैं। इस वजह से ये भोजन को संरक्षित रखने का काम करती हैं। क्लियर हुआ इसका कार्य आप लोगों को इंक्लूजन बॉडीज का? ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं फ्लेजेला और पिलाई। पिलाई को फिमरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो फ्लेजेला का डायग्राम मैं आपको बना देती हूँ। फ्लेजेला का डायग्राम कुछ इस टाइप से होता है। ठीक है, मैं आपको बना देती हूँ जिससे आपको जो है वो समझने में आसानी होगी। इस टाइप का जो डायग्राम है वो होता है फ्लेजेला का। ठीक है, ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको कहते हैं फिलामेंट अर्थात तंतु। ये जो आपको संरचना दिख रही है इसको कहते हैं हुक, और ये जो नीचे की संरचना आपको दिख रही है इसको कहते हैं बेसल बॉडी अर्थात आधारीय भाग। ठीक है, तो ये है फिलामेंट, ये है हुक और ये है बेसल बॉडी। ठीक है, आधारीय भाग। तो ये जो फ्लेजेला होता है जिसको हम कशाभिक के नाम से जानते हैं, ये फ्लेजेला कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में गति के रूप में कार्य करता है। अर्थात जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, प्रोकैरियोटिक कोशिका का गमनांक होता है लोकोमोशन में अर्थात गति में कार्य करता है या गति में हेल्प करता है। कौन? फ्लेजेला। ठीक है, फ्लेजेला के 3 भाग होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। ये जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं फिलामेंट, ये जो आपको दिख रहा है बीच का इसको कहते हैं हुक और ये जो भाग आपको दिख रहा है इसको कहते हैं बेसल बॉडी। ठीक है, यहाँ से जो फिलामेंट है ना, यहाँ से एक पॉइंट बनता है। पॉइंट क्या बनता है? तो जो फिलामेंट है, फिलामेंट आपका फ्लेजेलिन प्रोटीन का बना होता है। इस बात को आप याद रखना। ठीक है, फिलामेंट फ्लेजेलिन प्रोटीन का बना होता है। ये पॉइंट एग्जाम में देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा और नोट डाल के कॉपी में लिख लीजिएगा कि फिलामेंट फ्लेजेलिन प्रोटीन का बना होता है। और ये जो संरचना दिख रही है इसी को कहते हैं क्या? फिलामेंट। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ फ्लेजेला। फ्लेजेला प्रोकैरियोटिक कोशिका में लोकोमोशन अर्थात गति में हेल्पफुल होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में गति का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद अब हम देख लेते हैं पिलाई।
पिलाई अर्थात फिमरी, जो इस टाइप से संरचनाएं आपको दिख रही थी ना बाहर की तरफ लगी हुई, उनको क्या कहते हैं, हम फिमरी कहते हैं या पिलाई कहते हैं। मैं आपको डायग्राम में भी दिखा दूंगी, ठीक है। तो पिलाई क्या होती है, झालर के समान दिखती हैं, झालर लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या करती हैं, तो ये जीवों को चट्टान से चिपकने में मदद करती हैं, अर्थात जीवों को चिपकने में हेल्प करती हैं। ये गति में सहायक नहीं होती हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उनको चिपकने में हेल्प करती हैं पिलाई, और पिलाई को फिमरी के नाम से भी जाना जाता है। ये गति में सहायक नहीं होती हैं। गति में सहायक कौन होते हैं, तो गति में सहायक होते हैं फ्लैजेला, ठीक है। तो अब डायग्राम पूरा से डबल से एक्सप्लेन कर देती हूँ जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रही है ना, यही है पिलाई। ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहे हैं ये है फ्लैजेला। फ्लैजेला के तीनों भाग मैंने आपको बता दिए। फ्लैजेला के तीनों भाग मैंने आपको बता दिए हैं। पहला मैंने आपको फिलामेंट बताया, दूसरा मैंने आपको हुक बताया, तीसरा मैंने आपको बेसल बॉडी बताया। सबसे बाहर की परत मैंने आपको बताई ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। फिर मैंने आपको सेल वॉल बताई। फिर मैंने आपको कोशिका झिल्ली बताई, जिसके दोनों ही मीजोजोम्स और क्रोमेटोफोर दोनों की दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको 70 प्रकार का राइबोसोम बताया। प्लाज्मिड मैंने आपको बताया। इंक्लूजन बॉडीज मैंने आपको बताई। अनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए इसमें पाया जाता है। ये मैंने आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी। एक जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, इसको पूरा का पूरा डिटेल में इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जो भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि झिल्ली रहित होते हैं, इनमें किसी भी प्रकार की कोई भी मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है इनके ऑर्गेनल्स में, वो सारे ऑर्गेनल्स मैंने आपको बता दिए हैं। तो आशा करती हूँ प्रोकैरियोटिक कोशिका आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गई है कंप्लीट। अब हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका को भी अब हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये क्या होती है। तो यूकैरियोटिक कोशिका में यू का मतलब होता है पूर्ण विकसित और कैरियन का मतलब होता है केंद्रक, अर्थात यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक मौजूद होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि यूकैरियोटिक कोशिका में क्या पाया जाता है, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित अर्थात वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके बाद जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत जितने भी झिल्ली युक्त कोशिकांग हैं, अर्थात ऐसे कोशिकांग जिनके ऊपर झिल्लियां पाई जाती हैं, वो सारे कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्ण विकसित कोशिका है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस भी इसके अंतर्गत मौजूद है। इसी वजह से इनके अंतर्गत झिल्ली युक्त कोशिकांग या जिस ऐसे कोशिकांग जिनके अंतर्गत मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, वो सारे कोशिकांग इनमें उपस्थित होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्तिका, लाइसोसोम, ये सारे कोशिकांग पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। अब बात आती है कि यूकैरियोटिक कोशिका किस किस में पाई जाती है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है भाई साहब, ये प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में पाई जाती है। ये जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में पाई जाती है। ये कवक जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में पाई जाती है। ये पादप जगत के अंतर्गत आने वाले सभी जीवों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है या उपस्थित होती है, ठीक है। सो ये जो आप देख रहे हैं ये डायग्राम है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका का। यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। इन सभी के ऊपर झिल्लियां पाई जाती हैं, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इसके अलावा ये इसके अंदर जो भरा है वो है आपका साइटोप्लाज्म। राइबोसोम, इसके अंतर्गत 80 प्रकार का राइबोसोम्स पाया जाता है। ये जो आपको दिख रही है ये है गोल्जी बॉडी, ठीक है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये है सेंट्रियोल्स, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये है न्यूक्लियस आप लोगों का। इसके साइड में ये जो आपको दिख रहे हैं ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इन सभी को, ये जितने भी ऑर्गेनल्स है ना, इन सभी की सेपरेट वीडियो लेकर आऊंगी, एक एक चीज इनके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं आपको पढ़ाऊंगी, तो आपको बिल्कुल जो है वो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बीच में आपको दिख रहा है ये है केंद्रिका, ठीक है। ये जो साइड में आपको दिख रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो आपको साइड में दिख रहा है ये है लाइसोसोम। तो इस प्रकार से ये सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं हमारी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत। यूकैरियोटिक कोशिका हमारी वेल डेवलप्ड कोशिका होती है, इसीलिए इसमें वेल डेवलप्ड जो न्यूक्लियस है वो पाया जाता है। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये है हमारी जो है वो क्या, यूकैरियोटिक कोशिका। मैंने आपको इसका डायग्राम बताया और इसका जो डायग्राम है ये आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो ये है हमारी एक यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है, यूकैरियोटिक कोशिका। और यहाँ पर आपको जो है वो इसको ऐड कर लेना है, ये मैंने आपको गलती से लिख दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये है आप लोगों की यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों को प्रो की जगह यू कर लेना है, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका के ये क्या है, उदाहरण हैं सारे के सारे, ठीक है। यूकैरियोटिक कोशिका किसके अंतर्गत पाई जाती है, प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत, कवक जगत के अंतर्गत, पादप जगत के अंतर्गत और जंतु जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक कोशिका या वेल डेवलप्ड कोशिका होती है, ये हमारी यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। तो ये मैंने आपको इसके बारे में बताया। अब ये जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है ना, चूंकि इसके अंतर्गत बहुत सारे ऑर्गेनल्स मौजूद होते हैं, तो इन सारे ऑर्गेनल्स की सेपरेट वीडियो में लेकर आऊंगी, चाहे फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, प्लास्टिड हो, गोल्जी बॉडी हो, वैक्यूल हो, लाइसोसोम्स हो, इन सभी को मैं आपको एक एक करके नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी और उनमें मैं आपको सेपरेट सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताई प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका पूरी डिटेल में, ठीक है। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग देख लेते हैं जो हमारी कोशिका है, इस कोशिका में जो फैक्ट दिए हैं, इस फैक्ट को आपको अच्छी तरह से देख लेना है, ठीक है। और इनफैक्ट याद भी कर लेना है, रट्टा मार लेना है इन फैक्ट का, क्योंकि डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम्स में ये फैक्ट जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या कौन से फैक्ट हैं, फटाफट से अब हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका को मापने की जो इकाई होती है उसको कहते हैं माइक्रोन, और माइक्रोन का सिंबल आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से माइक्रोन का सिंबल होता है और माइक्रोन जो है वो कोशिका को मापने की इकाई होती है, ठीक है। दूसरा फैक्ट है माइक्रोबायोलॉजी अर्थात सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है, ठीक है। तीसरा फैक्ट है आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के जनक, आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है, तो लुई पाश्चर को कहा जाता है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने रोगाणुवाद की खोज की थी, इसी वजह से इनको हम आधुनिक माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहते हैं, लुई पाश्चर को, ठीक है। इसके बाद पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी कोशिका, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। ये जो माइकोप्लाज्मा है ना, ये हमारी पूरी अर्थ में उपस्थित सबसे छोटी कोशिका होती है और माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ के नाम से भी जाना जाता है, और पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये जो है वो पीपीएलओ की फुल फॉर्म होती है और माइकोप्लाज्मा को ही कहते हैं पीपीएलओ, ठीक है। और माइकोप्लाज्मा शुरुआत में मैंने आपको बताया भित्ति रहित जीवाणु होता है, ठीक है। इसके बाद जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पर उपस्थित सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा अर्थात ऑस्ट्रिच एग होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज नॉलैंड रस्का ने की थी, 1931 में की थी, ठीक है। नेक्स्ट कोशिका है मानव कोशिका का आकार। तो मानव कोशिका का आकार होता है 10 म्यू से या 10 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच होता है मानव कोशिका का आकार,
क्लियर हुआ आप लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो फैक्ट है, इसमें कहा गया है कि जो मानव की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम अर्थात अंडाणु। मानव की जो सबसे छोटी कोशिका है वो है शुक्राणु का सिर, या फिर शुक्राणु का सिर ऑप्शन में ना दिया हो तो आरबीसी लगा देना, और आरबीसी ना दिया हो तो ग्रेन्यूल सेल लगा देना। ये ग्रेन्यूल सेल हमारे ब्रेन में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो तीनों याद रखना, शुक्राणु का सिर, आरबीसी और ग्रेन्यूल सेल, ठीक है। ये सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं, हमारे अंदर मौजूद होती है, या मनुष्य की सबसे छोटी कोशिकाएं होती हैं। इसके अलावा सबसे लंबी कोशिका हमारी जो कि तंत्रिका कोशिका होती है न्यूरॉन की, ठीक है। इसके अलावा कोशिका का यानी सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स, तो सबसे बड़ा ऑर्गेनल्स 3 होते हैं। प्रायोरिटी सबसे पहले आपको केंद्रक को देनी है, फिर प्लास्टिड को देनी है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को देनी है। यानी सबसे बड़ा ऑर्गेनल केंद्रक होता है। केंद्रक ऑप्शन में ना दिखे तो प्लास्टिड लगा देना, प्लास्टिड ऑप्शन में ना दिखे तो माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना। तो नंबर इसमें आपको सीक्वेंस में ही देना है इनको प्रायोरिटी, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आप लोगों को याद रखना है जो कि मैंने आपको बताए, और साथ ही साथ ये हुआ आप लोगों का पूरा सेल कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो जो आएंगी उसमें मैं आप लोगों को जो हमारी यूकैरियोटिक कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत मौजूद जितने भी ऑर्गेनल्स हैं जो कि झिल्ली युक्त होते हैं, उनको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रिक्टिका, लाइसोसोम। इसके अलावा भी सारे जितने भी जो ऑर्गेनल्स हैं जो कि हमारे यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत मौजूद होते हैं, वो मैं आपको एक एक करके सेपरेट वीडियोस उनकी प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे आने वाले जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको मिल जाएं, सभी के नोट्स आप लोगों को मिल जाएं। इसके जो नोट्स हैं वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अपलोड करूंगी, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम की लिंक दे दी है, तो आपको वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, आपके हर एक कमेंट का आंसर, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करूँगी मैं, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।